बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सल्फोनामाइड, ट्राइमेथोप्रिम। ये जो वो ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं और फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करके बैक्टीरियल से जो हमारे पास सिंथेसिस होते हैं, बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस, उसको जो है हमारे पास रोक देते हैं। अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन की, उसमें कौन कौन सी ड्रग आ जाती हैं। सबसे पहले होती है ट्राइमेथोप्रिम, फिर आ जाती है सल्फोनामाइड, और उसके बाद एक कम्बिनेशन होता है इन दोनों ड्रग का जो कि सल्फामिथोक्साजोल ट्राइमेथोप्रिम होता है। पहले बात करते हैं सल्फोनामाइड की। इसके अंदर हमारे पास इसकी बात कर लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स और उसकी क्लासिफिकेशन की। अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसको हम जो है ओरल और पारेंट्रल रूट यानी दोनों रूट से हम इसको दे सकते हैं, और इसके अंदर हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होती है, और हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होने के बाद ना इसके एसाइलेटेड जो है हमारे पास मेटाबोलाइट्स बनते हैं। एसाइलेटेड मेटाबोलाइट्स भी होते हैं और अनचेंज्ड भी होती है कुछ ड्रग। तो ये जो दोनों फॉर्म्स होती हैं उसके एसाइलेटेड फॉर्म जो हमारे पास होती है ड्रग की, और जो अनचेंज्ड फॉर्म होती है, दोनों ही हमारे पास यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाती हैं। और दूसरी बात करते हैं, जो हमारे पास ये जो ड्रग है ना एसिडिक, जब अगर यूरिन एसिडिक हो तो उसके अंदर हमारे पास उसकी जो सोलबिलिटी है वो हमारे पास डिक्रीज कर जाती है और उसके अंदर प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाती है। जब उसके अंदर हमारे पास सोलबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी एसिडिक यूरिन के अंदर, तो इट मीन्स के एसिडिक यूरिन के अंदर इसकी एक्सक्रीशन भी हमारे पास डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि हमारे पास जितना उसके अंदर सोलेबल होगी उतना ही ज़्यादा हमारे पास यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जाएगी। जो इसके हमारे पास मेटाबोलाइट्स होते हैं, अगर हमारे पास यूरिन एसिडिक हो तो उसके अंदर ये क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट करना शुरू कर जाता है। इसलिए हम जो है ना ड्रग यूज करते हैं, हमारे पास ट्राई सल्फा यानी कि 3 सल्फोनामाइड का कम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, इसलिए ताकि वो कोई भी उनमें से ड्रग जो है वो एसिडिक यूरिन के अंदर प्रेसिपिटेट ना हो पाए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में हमने इसके जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बिना पे जो है इसको 3 में डिवाइड किया है। एक होता है शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड, एक होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड, एक होता है लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड। जो शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड है उसमें हमारे पास है सल्फीसोक्साजोल। ठीक है, इंटरमीडिएट एक्टिंग में हमारे पास है सल्फामिथोक्साजोल, सल्फीसोक्साजोल, सल्फामिथोक्साजोल, और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर हमारे पास क्या है, सल्फाडॉक्सिन। ठीक है, इनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे डिपेंड करते हैं। ये तीनों चीजें हमारे पास आ गई। अब बात करते हैं हमारे पास अगली ड्रग की, जो कि हमारे पास है ट्राइमेथोप्रिम। ट्राइमेथोप्रिम जो होती है ना हमारे पास, वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है किस चीज के, जो हमारे पास फॉलिक एसिड होता है उसके लिए स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है, वैसी ही होती है, हमारे पास फॉलिक एसिड की तरह ही होती है। और ये हमारे पास क्या होता है, ये वीक बेस होती है जो कि हमारे पास ट्रैप हो जाती है एसिडिक मीडियम के अंदर। इसी वजह से हमारे पास जब हम ये ड्रग देते हैं ट्राइमेथोप्रिम, तो इनकी अमाउंट जो हमारे पास वेजाइनल सिक्रीशंस और प्रोस्टेट सिक्रीशंस के अंदर हमारे पास इनकी अमाउंट हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये हमारे पास ट्रैप हो जाते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर। अब बात करते हैं इन दोनों ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ये हमारे पास आके फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कैसे करते हैं, और आगे जो है हमारे पास इनके जो बैक्टीरियल डीएनए है उसके सिंथेसिस को कैसे रोकते हैं। हमारे पास जो नॉर्मल प्रोसेस हो रहा होता है बैक्टीरिया के अंदर, उसके अंदर होता है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोट्यूरेट सिंथेज एंजाइम होता है, उसकी वजह से वो कन्वर्ट होता है किसमें, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में, और डाइहाइड्रोफोलिक एसिड आगे कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। ठीक है, जो कि एक्टिव फॉर्म होती है, और आगे उससे प्यूरिन्स बनती हैं, और प्यूरिन्स जो है डीएनए बनाने में काम आती हैं। प्यूरिन्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, जो हमारे पास साइटोसिन, एडिनोसिन, ये वगैरह जो हमारे पास आ जाते हैं, ये प्यूरिन्स के अंदर हमारे पास आ गई। ठीक है, जो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट करता है वो क्या होता है, वो एंजाइम होता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। अब इन दो एंजाइम्स का नाम आपने याद रखना है। इसमें क्या होता है, जो सल्फोनामाइड होता है ना, वो हमारे पास किस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा होता है, वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा होता है, सल्फोनामाइड। ठीक है, सल्फोनामाइड जब इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो वो कैसे इनहिबिट करेगा, वो एक्ट करेगा एज ए कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ पाबा। ठीक है, वो हमारे पास ऐसे समझ लें कि हमारे पास पाबा को compete कर रहा होता है कि ये एंजाइम उनके ऊपर एक्ट करे। ये एंजाइम जो है पाबा के बजाय सल्फोनामाइड पे एक्ट करना शुरू हो जाता है जब हम ये ड्रग देते हैं। तो सल्फोनामाइड से यह क्या करता है, जो हमारे पास जो नॉन फंक्शनल फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड बनती है। ठीक है, इससे पाबा से तो अब फंक्शनल फॉर्म बन रही है ना फॉलिक एसिड की, लेकिन अगर हमारे पास सल्फोनामाइड हो, इसके ऊपर डाइहाइड्रोट्यूरेट सिंथेज एक्ट करे, तो इससे क्या होगा, हमारे पास
ये जो है हमारे पास नॉन फंक्शनल फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड बनेगी। आगे क्या होता है, हमारे पास डाहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्ट होना होता है टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड में। और हाँ, और दूसरी चीज क्या बता रहा था मैं आपको, सल्फोनामाइड जब हम देते हैं ना, कि जो हमारे पास मेमेलियन सेल्स होते हैं ना, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास नॉर्मली जो होता है फॉलिक एसिड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। उनके अंदर ये स्टेप तो होता है, डाहाइड्रोफोलिक एसिड जो है टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्जन होती है। जब हम बाहर से फॉलिक एसिड देते हैं तो वो हमारे पास ये एंजाइम मेक करता है उसके ऊपर डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, और वो कन्वर्ट हो जाता है इस एक्टिव फॉर्म में टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, जो आगे इंसानों के अंदर मैमल्स के अंदर प्यूरिन्स और डीएनए बनाता है। लेकिन जो हमारे पास इस स्टेप पे उसका कोई फंक्शन नहीं होता, तो हम बाहर से कोशिश करते हैं, जो हमारे पास फॉलिक एसिड जो हमारे पास सप्लीमेंट्स होते हैं ना, तो जब भी ऐसी कोई ड्रग दे रहे होते हैं जो फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे होते हैं, तो उनको हम बाहर से फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देते हैं। आगे जो है हमारे पास ट्राइमेथोप्रिम किसको इनहिबिट कर रही होती है, डाहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, जो कन्वर्ट कर रहा होता है डाहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। तो जब ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगी तो भी हमारे पास प्यूरिन्स नहीं बन पाएंगे, और जो हमारे पास बैक्टीरियल डीएनए नहीं बन पाएगा, तो हमारे पास बैक्टीरिया अपना जो है अपने आप को सिंथेसाइज नहीं करेंगे, और जाहिर है उनकी जो है हमारे पास एक्शन जो है इनहिबिट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं इसके रेजिस्टेंस की, कि हमारे पास ये इन ड्रग्स के अगेंस्ट भी तो आखिर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस किया है ना बैक्टीरिया ने, तो वो तरीकेकार क्या हो सकते हैं। अब हमने जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो पढ़ लिए हैं, अब इनके रेजिस्टेंस के तरीके जो हैं हमारे पास वो क्या क्या हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले सल्फोनामाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस हुई है। अच्छा, ये जो होता है, अब हमने पहले ही पढ़ा था सल्फोनामाइड और जो है पाबा एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, हमारे पास कंपिटिटर होते हैं, कि हमारे पास जो अमाउंट में ज्यादा होगा तो वही जो है हमारे पास आगे डाहाइड्रोट्यूरेट सिंथेस जो है हमारे पास उस पर एक्ट कर पाएगा। तो एक तरीका हमारे पास बैक्टीरिया ने ये किया है कि हमारे पास पाबा की जो सिक्रीशन है ना, पाबा जो हमारे प्रोडक्शन ऑफ पैरामाइनोबेंजोइक एसिड जो है हमारे पास वो इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास सल्फोनामाइड की अमाउंट डिक्रीज होगी, तो उससे डिक्रीज होगी और कंपैरेटिवली, और जो हमारे पास ये एंजाइम है वो पाबा के ऊपर एक्ट करना शुरू कर देगा। दूसरा तरीका क्या है, हमारे पास जो प्लाज्मिड जो होते हैं ना, इनके अंदर बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक हमारे पास होते हैं, जेनेटिक स्टोरेज करवा रहे होते हैं, उसके अंदर हमारे पास प्लाज्मिड होता है, उसके अंदर हमारे पास चेंजेस लाते हैं, ऐसे जीन्स प्रोड्यूस करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो ड्रग है हमारे पास इसके ऊपर एक्ट, इस बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट नहीं कर पाती। ये हो गया। आगे जो है हमारे पास डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की जो प्रोडक्शन है ऐसी करते हैं, ये जो हमारे पास दूसरा एंजाइम जो है ना, ये वाला, ये आम तौर पे, अब मैंने आपको ये बताया था कि ये वाला स्टेप जो होता है ना, ये मेमल्स के अंदर भी हो रहा होता है। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज वाला जो स्टेप होता है, ठीक है, ये मेमेलियन सेल्स के अंदर भी हो रहा होता है, जो उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है बाहर से अगर फॉलिक एसिड दें, फोलेट देते हैं जो सप्लीमेंट्स। तो क्या होता है कि हमारे पास इसकी सेंसिटिविटी जो होती है ना, हम जो ट्राइमेथोप्रिम दे रहे होते हैं, ठीक है, ट्राइमेथोप्रिम ने इस स्टेप को इनहिबिट करना ना, ट्राइमेथोप्रिम दे रहे होते हैं, तो बैक्टीरियल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की सेंसिटिविटी 4 to 5 टाइम्स मोर होती है देन कंपेयर टू मेमेलियन डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो इस वजह से ज्यादातर जो है हमारे पास वो इसके ऊपर एक्ट करता है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के ऊपर एक्ट कर रहा है, बैक्टीरियल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करके उनकी प्यूरिन्स फॉर्मेशन में हमारे पास इनहिबिशन ला रहा होता है। आगे हमारे पास अगर ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे पास ये करते हैं कि डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्शन जो रिडक्टेज एंजाइम है ना, उसकी प्रोडक्शन को जो है वो हमारे पास डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। जब वो डिक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास ये हमारे पास एक तरीका हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हमने सबसे पहले पढ़ लेना है कि अलग-अलग पढ़ लेना है कि हमारे पास जो है ट्राइमेथोप्रिम किसको कर रहा है, ये जो सल्फोनामाइड्स हैं वो किसको कर रहे हैं, और जो इनका कम्बिनेशन है वो हमारे पास कहाँ एक्ट कर रहा है, ठीक है। जो ये हमारे पास जो होता है ना, अक्सर SCQ के अंदर आ जाता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, तो अगर हम इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये हमारे पास जो सबसे पहले बात कर लेते हैं सल्फोनामाइड्स की खाली। सल्फोनामाइड्स जो है हमारे पास
ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कवर दोनों हमारे पास देते हैं, और इसके अंदर इंक्लूडिंग क्लेमेडिया एंड नोकार्डिया, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ठीक है, क्लेमेडिया, इंक्लूडिंग क्लेमेडिया एंड नोकार्डिया। अब जिन जिन क्लिनिकल चीजों में हमारे पास जहां जहां इस्तेमाल हो रहा होता है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास उसमें क्या क्या आ जाते हैं, हमारे पास उसमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। अच्छा, हम बात कर रहे थे अब इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की, जिसमें हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आ सकता है, ठीक है, ओकुलर इन्फेक्शन आ सकता है, बर्न इन्फेक्शन आ सकता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ सकता है, और टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये हम कवर कर रहे हैं सिर्फ सल्फोनामाइड्स के जो यूजेस है ना, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, उनको हम कवर कर रहे हैं। जो हमारे पास यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है ना, उसमें हम ओरली सल्फिसॉक्साजोल और ट्रिपल सल्फा जो है ये हम दे सकते हैं, ठीक है, ट्रिपल सल्फर और ट्रिपल सल्फा और सल्फिसॉक्साजोल। और अगर जो ओक्यूलर इन्फेक्शंस होते हैं उसमें हम क्या दे सकते हैं, टॉपिकल सल्फासेटामाइड दे सकते हैं, ठीक है, जो ऑइंटमेंट हम यूज करते हैं आई इन्फेक्शन के अंदर वो होती है सल्फासेटामाइड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जो बर्न्स की वजह से हमारे पास इन्फेक्शन हो जाते हैं उनके ऊपर हम क्या यूज कर सकते हैं, ये भी हम सिल्वर सल्फाडाइजिंग क्रीम्स और मेफेनाइड वगैरह हम जो है उनके ऊपर बर्न इन्फेक्शंस के ऊपर यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, उसमें हम जो ओरल ड्रग्स दे सकते हैं वो कौन सी होती हैं, ओरल सल्फासेलाजीन, ठीक हो गया। आगे है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन में हम क्या दे सकते हैं, ओरल सल्फाडाइजीन, पिरिमेथामिन। पिरिमेथामिन क्या है हमारे पास, वही जो हमारे पास डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो होता है ना उसका इनहिबिटर होता है ये पिरिमेथामिन, और साथ हम फोलेनिक एसिड दे सकते हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन देंगे तो हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस को ट्रीट कर सकते हैं थ्रू दिस एंटीबायोटिक। आगे बात करते हैं, जो हमारे पास ये बात हो गई थी ना सल्फोनामाइड की, अब हम जो इनका कॉम्बिनेशन होता है ना उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम जो है ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल TMP और SMZ, ठीक है, सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम, ये हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है पड़ा, टू एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास बहुत सारे इन्फेक्शंस में, अगर जैसे हम ओरली दे रहे हैं, ठीक है, ओरली हमारे पास किन किन इन्फेक्शंस को यूज करने ट्रीट करने में यूज हो सकती है, उसमें हमारे पास मेनली जो आ जाते हैं वो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, GIT इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और साइनस इन्फेक्शंस। इन चारों को हमारे पास अगर हम ओरली दे रहे हैं, ठीक है, ओरली हमारे पास किसको यूज कर रहे हैं कि हमारे पास एक हमारे पास साइनस इन्फेक्शन, ठीक है, GIT इन्फेक्शन, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और हमारे पास ये जो है चौथा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। इन चारों को हम इस कॉम्बिनेशन से ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल के ओरल कॉम्बिनेशन से हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और ये चारों इन्फेक्शंस हमारे पास किससे हो, अगर H इन्फ्लुएंजा से, या हमारे पास जो होते हैं वो मोरेक्सेला कैटरालिस से, कॉज्ड बाय H इन्फ्लुएंजा या M कैटरालिस, यानी कि मोरेक्सेला कैटरालिस, ठीक है। ये हमारे पास जो है इसका कॉम्बिनेशन जो है इसको कवर करता है। और हमारे पास ये जो ड्रग है हमारे पास साथ हम इसको न्यूमोसिस्टिस निमोनिया, जो हमारे पास एड्स के इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास जो कुछ इन्फेक्शंस होते हैं ड्यू टू एरोमोनास हाइड्रोफिलस, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है, न्यूमोसिस्टिस निमोनिया। कौन से पेशेंट्स में, जो हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के अंदर इन इन्फेक्शंस के अंदर हम यूज कर सकते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट के अंदर हम इन इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं, एरोमोनास हाइड्रोफिलस और न्यूमोसिस्टिस निमोनिया।
अब बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है ये ड्रग ऑफ चॉइस किन किन के लिए है, ठीक है। ये हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होता है 4 डिजीजेस के लिए। ये जो कॉम्बिनेशन है, एक हमारे पास उसमें आ जाता है नोकार्डियोसिस, कॉलरा, टाइफाइड फीवर और शिगलोसिस, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस नोकार्डियोसिस, कॉलरा, टाइफाइड फीवर और हमारे पास चौथा जो आ जाता है वो हमारे पास शिगलोसिस। ये हमारे पास सारे थे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इन। अब हमने सल्फोनामाइड्स की भी ज़्यादा पढ़ ली और ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल की हमारे पास जो है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास सारी कवर हो गई, ठीक है। यहां तक अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट में जो है हम इसकी टॉक्सिसिटी करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।